वेलकम, मैं साइमा खान हाजिर हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम सिनेमा की दुनिया लेकर, जहां हम हर हफ्ते आपको फिल्म जगत से जुड़ी तमाम अपडेट से रूबरू कराते हैं और साथ ही साथ फिल्मी कलाकारों की जिंदगी से भी आपको वाकिफ कराते हैं। तो आज के प्रोग्राम में भी आपके लिए बहुत कुछ खास है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। जिस तरह से एक फिल्म की कहानी में हीरो का होना बहुत जरूरी होता है, ठीक उसी तरह से फिल्म की कहानी के लिए विलन भी बहुत जरूरी होता है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि एक विलन ही फिल्म की कहानी में रंग भरता है। एक खलनायक फिल्म में भय, सस्पेंस और रोमांच पैदा करता है। बल्कि कई मौकों पर तो खलनायक अपनी खौफनाक एक्टिंग से दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है। जी हाँ, कई फिल्में ऐसी भी हुई हैं जिसमें खलनायक ने नायक से ज्यादा प्रसिद्धि हासिल की है। और सिनेमा की दुनिया में कई कलाकार ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने खलनायक के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो आइए आज हम याद करते हैं कुछ खलनायक के कैरेक्टर्स को और जानते हैं समीक्षक की राय। अब ठीक है। अपना उसूल कहता है हर गलती की सजा मौत है, सिर्फ मौत। मोगेम्बो खुश हुआ। खलनायक हिंदी सिनेमा की मुख्य धारा में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने अपनी क्रूरता, दुष्टता, चालाकी, धोखेबाजी और धूर्तता से फिल्म में नायक को खड़ा किया। बल्कि यूं कहें कि बिना खलनायक के नायक की भूमिका उभर कर सामने आना संभव नहीं। खलनायक के किरदार में अपनी पहचान बनाने वाले कलाकारों की बात करें तो फिल्म शोले का खलनायक गब्बर का किरदार जहन में आ जाता है, जिसे अमजद खान ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से यादगार बना दिया। यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव, जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। अमजद खान ने तकरीबन 30 साल से ज्यादा समय इंडस्ट्री में गुजारा और इस दौरान की गई सभी फिल्मों में उन्होंने अधिकतर विलन की भूमिका निभाई। कल तक तुम सरदार थे तो ये सब तुम्हारे वफादार थे। आज मैं सरदार हूँ, ये सब मेरे वफादार हैं। आप सब वफादारों को मेरा आखिरी प्रणाम। मई 1975 में आई शोले फिल्म के गब्बर सिंह का किरदार हिंदी सिनेमा के इतिहास का सबसे अमर खलनायक चरित्र बन गया। इस भूमिका ने उन्हें अमर बना दिया। इसके अलावा मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों के दिलावर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। आज जिंदगी में पहला टाइम किसी ने दिलावर का धुलाई किया है। माँ कसम इंस्पेक्टर, जब तक अपन इस लंबू सिकंदर को रुड़काएगा नहीं ना, तब तक ना हम तुम्हारे पास आएगा ना तुम अपने को पकड़ने का ट्राई करना। क्या एक दफा इसको खत्म कर डालेगा ना, फिर हम खुद आएगा तुम्हारे पास, चलकर खुद आएगा हम। हिंदी सिनेमा में 40 सालों से भी ज्यादा का समय गुजारने वाले अजीत का असली नाम हामिद अली खान था। तकरीबन 200 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले अजीत ने नया दौर, मुगले आजम, नास्तिक जैसी फिल्मों में अहम रोल भी किए। कुछ फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स निभाने के बाद अजीत ने खलनायक की भूमिका की ओर रुख किया और वो सफल रहे। फिल्म यादों की बारात में मोना डार्लिंग और जंजीर फिल्म में लिली डोंट बी सिली उनके डायलॉग्स बहुत ही लोकप्रिय हुए। इस तरह कालीचरण में सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है जैसे संवाद बहुत ही फेमस हुए। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की। वो बॉलीवुड के एक सशक्त खलनायक के रूप में सामने आए। सरकार का रवैया इस कदर सख्त हो जाने वाला है कि कहीं काले धंधे को सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। बोलिए बोलिए बोलिए, सब अपने आदमी सब। तेजापुर के वासियों, तुम लोगों ने जो अपराध किया है उसकी सजा तुम्हें हमारे सरदार देंगे, ठाकुर विक्रम सिंह। पेशे से प्रोफेसर रहे और सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले
कादर खान ने अपनी फिल्मी पारी भले ही देर से शुरू की, लेकिन वो जल्द ही बॉलीवुड में कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते नजर आए। रामन जी, क्या बे? आज त्योहार के दिन कुछ बख्शीश हो जाए जी। बख्शीश? हाँ, अभी वसूल करता हूँ। तुम भी यार थूक में भजिया तलने चले आए हो। मेरी हालत देखो, मुझसे बख्शीश मांगना देखो। मुझे तकदीर ही नहीं बख्शा तो मैं तुम्हें बख्शीश कहाँ से दूं? स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर और संवाद लेखक के क्षेत्र में तो कादर खान मशहूर हुए ही, बल्कि वो हिंदी फिल्मों में एक जाना पहचाना विलन का चेहरा भी बन गए। क्या सेठ इंसाफ बराबर है ना? अरे तुम जैसा 2-4 आदमी और हिंदुस्तान में पैदा हो जाएगा ना, तो हिंदुस्तान का वो अपनी कई भूमिकाओं के लिए आज भी याद किए जाते हैं। किधर से पैदा होएगा? सिंगल है, डुप्लीकेट भी नहीं बन सकता है। रामगढ़ के शोले देखे? रामगढ़ के छोले। सांप से खेलने वालों को यह याद रखना चाहिए कि किसी सांप के कांटे का कोई मंत्र नहीं होता। तुम हमें धमका रहे हो धनीराम? ये धर्मात्मा लोग कभी कभी भगवान को भी धोखा देते और ऊपर से गाते हैं, मैं मूर्ख क्या जानूं मैंने। प्राण किशन सिकंद हिंदी सिनेमा के प्राण ही सिद्ध हुए। हिंदी सिनेमा में उनके जैसी खलनायक की भूमिकाएं दुर्लभ थीं और कई चरित्रों के लिए तो मानो वो बने ही थे। तकरीबन 50 साल हिंदी सिनेमा में गुजार देने वाले इस महान अभिनेता ने बॉलीवुड को खलनायक के रूप में बेहतरीन और अमर कर देने वाली भूमिकाएं दी। शेर और बकरी जिस घाट पर एक साथ पानी पीते हो, वो घाट न हमने देखा है और न देखना चाहते। उन्होंने तकरीबन 350 फिल्मों में काम किया। मधुमती, जिस देश में गंगा बहती है, उपकार, राम और शाम, शहीद, जॉनी मेरा नाम, जंजीर, अमर अकबर एंथनी जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने बेहतरीन खलनायक की भूमिकाएं निभाई। मुझे भी पता नहीं था। ये खुशखबरी आज ही जैनी ने मुझे फोन पर दी। कितना फर्क है बाप बेटी में। बाप की वजह से मेरी औलाद मुझसे बिछड़ गई और बेटी की औलाद तो मुझसे मिला रही है। साल 2013 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित ये अभिनेता जंजीर फिल्म में शेर खान के नाम से भी लोकप्रिय रहा। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। साहब, आज तक शेर खान से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही कि तुम नहीं, तुम्हारी वर्दी, तुम्हारी कुर्सी बोल रही है। बॉलीवुड में तकरीबन 50 साल गुजार चुके प्रेम चोपड़ा आज भी हिंदी सिनेमा में खलनायक चरित्र का पर्याय बने हुए हैं। उनका फेमस डायलॉग प्रेम नाम है मेरा प्रेम आज भी हर बच्चे की जुबान पर है। प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। वो तकरीबन 320 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं और इनमें से अधिकांश फिल्मों में उनका रोल नेगेटिव ही रहा है। इस इलाके में सारे बदमाशों का एक ही बाप है, नागेश्वर। अमरीश पुरी आज बॉलीवुड में नहीं है, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनके जैसा चरित्र अभिनेता और विलन मिलना गौरव की बात रही है। खलनायक की भूमिका में तो वो लंबे समय तक अपने किरदारों के लिए जाने गए। शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया में मुगैम्बो की भूमिका हिंदी सिनेमा में खलनायक के तौर पर उनके चरित्र को अमर बना गई। इस फिल्म में उनके द्वारा बोला गया संवाद मुगैम्बो खुश हुआ आज हिंदी फिल्म के बेहतरीन संवादों में से एक है। मुगैम्बो खुश हुआ। इसके अलावा जालिम जमींदार की भूमिकाएं और बड़े स्मगलर के तौर पर भी उनकी भूमिकाएं यादगार रहीं। दामिनी फिल्म में वकील चड्डा और फिल्म घायल में बलवंत राय की भूमिका आज भी याद की जाती है। तुम तो जानते ही हो कि इंद्रजीत चड्ढा कभी शिकस्त नहीं खाता। डैनी बॉलीवुड के स्टाइलिश विलेन रहे। उन्होंने तकरीबन 190 फिल्मों में काम किया। हालांकि अपने करियर के शुरुआती समय में उन्होंने कई सकारात्मक भूमिकाएं निभाई, लेकिन इस तरह के रोल से आजिज आकर बाद में उन्होंने नेगेटिव रोल किए और अपने खलनायक के चरित्र को अपने दमदार अभिनय के बल पर अमर बना दिया। मेरा दादा आसिफ खान, परदादा गुल खान और चाचा शाहरुख खान, इनमें से कौन है जिसे तू नहीं जानता?
इस खानदान के बेटे की जमानत मांगने की जरूरत कैसे की तूने? बोल। सबसे ज्यादा उन्हें लोकप्रियता घातक के कातिया, क्रांतिवीर के चतुर सिंह चीता और अग्निपथ में कांचा चीन के किरदार ने दिलाई। बाद में खुदा गवाह और सनम बेवफा जैसी फिल्मों में भी उनके रोल यादगार रहे। अब घर तो तभी बसेगा जब तू हमारे सामने घुटने टेककर हाथ फैलाकर रहम की भीख मांगेगा। शेर खान। उनका सबसे मशहूर डायलॉग दुश्मन से अगर फायदा हो तो उसे अपना दोस्त बना लो है। दुश्मन से अगर फायदा हो तो उसको अपना दोस्त बना लो। तुम्हें बोला था ना तुम्हारे धंधे का उसूल है कि नहीं है? मेरे धंधे का उसूल तो तुम सीख गया, लेकिन अंजाम तुमने अभी देखा नहीं है। पहले की फिल्मों में यह होता था कि विलन जो है वो बुरा पैदाइशी है, वो इतना बुरा आदमी क्यों बना उसका कोई बैक स्टोरी नहीं होता था। और यह भी होता था पहले कि हीरो जो है वो अच्छा ही है और उसे कहानी में जीतना ही है, उसे पराजित करना ही है विलन को, यह पहले से विलन के माथे पे लिख दिया जाता था। लेकिन एक बदलाव आया पिछले 20-25 साल में कि विलन क्यों विलनी कर रहा है उसे कहने का एक मौका दिया जाता है और हीरो और विलन को बराबरी का मौका दिया जा रहा है। जैसे कि भीखू मात्रे इन सत्या, वो गैंगस्टर तो है ही बट एक आम इंसान भी है, उसकी भी बीवी है जो उसे कोसती है, उसे ताने मारती है। सो इट ऑल लुक्स वेरी रियल एंड रिलेटेबल, वेरी प्रैक्टिकल दिखता है। और ये मैं कहूंगा इज अ साइन ऑफ मैच्योरिंग ऑफ द हिंदी सिनेमा एंड अ साइन ऑफ मैच्योर फिल्म मेकर्स एंड अ मैच्योर ऑडियंस। ये कहना बहुत मुश्किल है कि सबसे डरावना विलन कौन है या विच लेडी विलन वाज द मोस्ट डेंजरस, क्योंकि हर एक एक्टर ने अपने ही शैली में कुछ अलग अलग तरह से पेश आए हमारे सामने। जैसे कि के.एन. सिंह साहब कितने स्मार्ट लगते थे डिनर जैकेट में, और प्राण साहब जब वो हंसते थे तब लगता था भाई ये तो कितना डरावना आदमी है, उनकी आंखों में ईविल दिखती थी। या प्रेमनाथ साहब जो बहुत जोर जोर से गरज के बात करते थे, कानून कानून कानून, कौन सा कानून। और अमजद खान की आवाज इतनी पतली थी फिर भी शोले में कितने लोगों को मारा उन्होंने। और अमोल पालेकर जितने प्यार से बात करते थे, डरो मत शबाना, ऐसे बात करते थे। तो ये एक रोग्स गैलरी है। सारा जो विलन की जो पिछले 80-90 साल में ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है विलन की, क्योंकि इतने टाइप के विलन हैं, इतने अपने ही अलग किस्म के स्टाइल में आए हैं, उभर के सामने आए हैं, और कि ये एक रोग्स गैलरी है। जब मैंने श्याम बेनेगल साहब से पूछा कि एंटी हीरो और विलन में फर्क क्या है, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि एंटी हीरो का मकसद सही होता है लेकिन उसके अपनाने के तरीके बहुत गलत होते हैं। लेकिन विलन वो होता है जिसका मकसद और तरीका दोनों गलत होता है। अब पहला जो एंटी हीरो था जो हमारे हिंदी फिल्मों में शेखर इन किस्मत जो अशोक कुमार साहब ने की थी, वो जेब काटता है, चोरी करता है, लेकिन किसी और की भलाई के लिए करता है। रॉबिन हुड इन कैरेक्टर। अगर आप जंजीर में इंस्पेक्टर विजय खन्ना का रोल देखें तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लोगों को मारता है पकड़ के। अब ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हर क्रिमिनल में उसे अपने माँ बाप की कातिल दिखाई देता है। सो इट्स अ पर्सनल थिंग फॉर हिम। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग कानून की लूपहोल से निकल जाते हैं, जैसे वो ट्रक ड्राइवर जिसने गाड़ी चला के बच्चों के ऊपर कुछ बच्चों को कुचल दिया था। अब ये बिल्कुल मुमकिन था कि वो बाद में जाके कहे कि सॉरी बॉस, मेरी आंखों में पट्टी बंदी, मैं ठीक से देख नहीं सकता हूं, इसलिए मुझसे गलती हो गई, मैंने बच्चों के ऊपर गाड़ी चला दी थी। लेकिन विजय खन्ना को पता है हकीकत वो नहीं है, इसलिए वो उसे बहुत गुस्सा तो मारामारी शुरू कर देता है। अब विजय की केस लीजिए इन दीवार, उसने इतनी गरीबी देखी है, अपनी मां को ह्यूमिलेट होते हुए देखा है कि वो कहता है कि नहीं, पैसों का प्रॉब्लम था ना, अब मैं सारे दुनिया के सारे पैसे लाके मेरे माँ के कदमों में डाल दूंगा, फिर वो खुश हो जाएगी। मकसद अच्छा है, माँ को खुश करना चाहिए, लेकिन तरीका क्या गलत होता है, वो स्मगलर बन जाता है। इसलिए उसकी माँ कहती है कि बेटा तूने अपने माँ के माथे पे कैसे लिख दिया कि उसका बेटा एक चोर है। यही फर्क है एंटी हीरो और विलन में। इरफान खान फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे अभिनेता रहे हैं जिन्होंने अपने अभिनय से हर वर्ग के लोगों को प्रभावित किया। सीधी सादी सी शख्सियत रखने वाले इरफान खान फिल्मी पर्दे पर जब भी आते तो अपने अभिनय से दर्शकों को बांध लेते, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि वो उस किरदार को जिंदा कर देते।
इरफान खान जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर से अपने अभिनय की एक अलग पहचान बना ली थी और उसके बाद फिल्म हासिल, हैदर, लाइफ इन अ मेट्रो और उनकी आखिरी फिल्म हिंदी मीडियम तक उनकी अदाकारी का ये सिलसिला चलता रहा। और बॉलीवुड ही नहीं, उन्होंने हॉलीवुड में भी अपनी अदाकारी की पहचान बनाई, जहां उन्होंने स्पाइडरमैन और जुरासिक वर्ल्ड जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में उन्होंने काम किया। उनके इसी योगदान की वजह से उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो आइए नजर डालते हैं इरफान खान के फिल्मी सफर पर। 28 बरियर 7 फानिया गड्ढा पार करके साला नेशनल चैंपियन बने, कौन ने पूछा? ये 3 स्टेट की पुलिस को चकमा देके ये किडनैपिंग कर ली तो पूरा देश से पान सिंह नाम होगा। इरफान खान जिनकी सिल्वर स्क्रीन पर मौजूदगी ही सबको उनके अभिनय को गौर से देखने पर मजबूर कर देती थी। इरफान यानी वो अदाकार जो आंखों से सब कुछ बयां कर देते थे और जब बोलते थे तो देखने वालों के जहन पर पूरा किरदार छप जाता था। जब खबर आई कि इरफान अब इस दुनिया में नहीं रहे तो सभी के जहन में उनके अभिनय का ग्राफ सामने आ गया। गौरतलब है कि चंद्रकांता सीरियल तो सभी ने देखा था। इरफान की बोलती आंखों को भी सबसे पहले छोटी स्क्रीन पर देखा गया। तेरी बातों से मक्कारी की बू आती है दूर से। मेरा बस अगर चले तो मैं तुझे तोप के दहाने से बांध कर उड़ा दूं। वो अपनी अदाकारी के जरिए सभी का ध्यान खींचने में सफल रहे। तूने अपनी मक्कारी का जाल फैलाकर जाबाज को आजाद करवाया ताकि मैं महाराज की नजरों में गिर जाऊं। इसके बाद इरफान सही मायनों में तब नजर में आए जब मकबूल जैसी कामयाब फिल्म में उन्होंने एक मजबूत किरदार निभाया। फिल्म इंग्लिश मीडियम में उन्होंने सभी को इम्प्रेस किया। इस फिल्म में वो एक अलग ही अंदाज में नजर आए। लेकिन इन सबसे पहले हासिल नाम की फिल्म का वो तूफान आया जिसमें इरफान ने अपनी डायलॉग डिलीवरी के अंदाज से सबको रूबरू कराया। अरे कैसा खानदान है आप लोगों का, अपने घर के दामाद के साथ ऐसा सलूक। शादी होने वाली थी आज शाम को हमारी, सारे रिश्तेदार वहाँ बाराती बने बैठे हैं, हमने कपड़ा उपड़ा सिलवा लिए, सुबह से पहन के बैठे हैं। अब क्या कहें उनको कि हमारी दुल्हन भाग गई। फिल्मों के नाम और उनमें उनकी एक्टिंग को तराशने वाली फिल्मकार मीरा नायर और तिग्मांशु धूलिया जैसे उनके दोस्त और फिल्मकार उनकी अदा से वाकिफ थे। लंच बॉक्स, लाइफ ऑफ पाई, हैदर, स्लमडॉग मिलियनेयर, चॉकलेट, थैंक यू जैसी तमाम फिल्में हैं जिनमें वो जबरदस्त थे। एक बात बताओ, तुम यहाँ से किचन तक जाओगी, वहाँ सॉसर निकालोगी, फिर कप को उसके ऊपर रखोगी, फिर वहाँ से यहाँ तक चल के आओगी, तब तक चाय ठंडी नहीं हो जाएगी। तो मैं गरम कर लाती हूँ। भूली बन रही हो, पता नहीं चाय को दोबारा गरम करने से जहर बन जाती है। जहर ऐसे ही खिला दो यार, मर जाते हैं। पान सिंह तोमर में उनकी अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस आज भी सबको याद है। बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी और शानदार अभिनय की एक लंबी फहरिस्त है जिन्हें दर्शक आज भी देखते और सुनते हैं। ऊंचे और आला दर्जे के फनकार थे इरफान, जिनकी अदायगी में एक बेपरवाही और आवारापन था जिसे पाने के लिए कई बड़े और उम्दा एक्टर्स ताउम्र स्ट्रगल करते हैं। कहते हैं कि कुछ एक्टर किसी भी सीन को डायलॉग के बोले बिना ही सिर्फ अपनी उपस्थिति से बेहतर कर देते हैं। उन्हीं में से एक थे इरफान खान। फिल्म सलाम बॉम्बे से करियर शुरू करने वाले इस एक्टर के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि वो हॉलीवुड तक को अपनी एक्टिंग का दीवाना बना देंगे। क्या नाम है तेरा? कृष्णा। कृष्णा। वहाँ का नाम बोल, पता बोल। गाँव विजयपुर, नदी किनारे बोलाबाई दुकान के पास कृष्णा की माँ सुंदरी को मिलने गए। ये पता है? हाँ। अरे तेरे हाँ बोलने की चिट्ठी पहुंचेगी क्या? हॉलीवुड में उन्होंने अमाइटी हार्ट और जुरासिक पार्क जैसी ऐतिहासिक फिल्मों में काम किया। पद्मश्री सम्मान से नवाजे जा चुके इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 को हुआ था। इरफान खान ने अपने टैलेंट के दम पर दुनिया में नाम रोशन किया। करीब 30 साल के करियर में उन्होंने 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। ब्रिटिश और अमेरिकी फिल्मों में भी योगदान दिया। बेशक इरफान खान आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके फिल्मों द्वारा लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। और उनके चाहने वालों को हम बता दें कि उनकी आखिरी फिल्म
द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियन उनके लिए रिलीज हो गई है। जी हाँ, उनके निधन के 3 साल बाद इस फिल्म को रिलीज किया गया है। द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियन राजस्थान के बैकड्रॉप पर बनाई गई ये फिल्म है और इस फिल्म की कहानी जो है वो लोक आस्थाओं पर आधारित है। दरअसल गांव देहातों में आज भी इलाज जो है वो झाड़ फूक और मंत्रों द्वारा किया जाता है और इन लोगों का ये मानना है कि बिच्छू के काटने से जो इंसान 24 घंटे में मर जाता है उसका इलाज एक गाने के जरिए किया जा सकता है। इसीलिए इस फिल्म को नाम दिया गया है द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस और इस फिल्म में आपको मशहूर अभिनेत्री वहीदा रहमान भी नजर आएंगी। जान ही निकाल दी तूने, इतनी देर क्यों कर दी? कब काटा बिच्छू ने? देर रात को। एडी घणी सुंदर डॉक्टरानी कोनी और एडी डॉक्टरानी कोनी जो गीत सुनावे। अनूप सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियन में इरफान खान एक ऊंट व्यापारी का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म की कहानी राजस्थान के जैसलमेर की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां आदिवासी इलाके में बिच्छू के डंक का इलाज गीतों द्वारा किया जाता है। आदिवासी महिला नूरान अपनी दादी जुबैदा से बिच्छू के डंक का इलाज करने के लिए गीत सीखती है। वहीं दादी जुबैदा के किरदार में वहीदा रहमान को लंबे समय के बाद देखना न सिर्फ एक अलग अनुभव है बल्कि राजस्थानी लोकगीत भी उन्होंने खुद ही गाया है, जिसे गाकर वह बिच्छू डंक से पीड़ित लोगों का इलाज करती हैं। पूरा रेगिस्तान पार करने पड़ेगा तेरे पास पहुंचने के लिए। करूं बार बार करूं। प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100 एपिसोड पूरे हुए तो इस सफर का जश्न देश भर में मनाया गया। वहीं राजधानी दिल्ली में मन की बात एट 100 कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ, जिसमें समाज से लेकर हर क्षेत्र के लोगों ने इसमें शिरकत की और इसी के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरे भी इसमें नजर आए और उन्होंने अपने अनुभव इस कार्यक्रम को लेकर साझा किए। आइए देखते हैं। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मन की बात एट 100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन में जानी मानी हस्तियों का जमावड़ा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो प्रसारण मन की बात की निरंतर सफलता को चिन्हित करने के लिए हुए इस भव्य कार्यक्रम में फिल्म और मनोरंजन जगत के भी कई बड़े चेहरे शामिल हुए। इन सभी ने प्रधानमंत्री के मन की बात संवाद को सही मायनों में ऐतिहासिक पहल और जन आंदोलन बताया। प्रख्यात अभिनेता आमिर खान ने आह्वान से जन आंदोलन विषय पर चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मन की बात परिवर्तनकारी बदलाव और जन आंदोलन का सबसे बड़ा उदाहरण है। It is one of the biggest examples of actually a people's movement, which is being led by Modi ji so successfully. And one of the reasons इतने साल he has conducted himself with so much success is because उनको लोगों का सपोर्ट मिला है और वो सपोर्ट इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने कोशिश की है लोगों से जुड़ने की। और ये जो कोशिश उन्होंने की है ये एक बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी कोशिश है किसी भी समाज के लिए। मुझे लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लीडर टू कम्युनिकेट एंड टेक इन टू कॉन्फिडेंस द पीपल व्हाट ही इज प्लानिंग सो दैट द पीपल ऑल्सो नो हाउ दे कैन कंडक्ट देमसेल्व्स, दे गेट अ विजन, दे गेट अ डायरेक्शन टू फॉलो एंड दैट इज समथिंग दैट you know which is it's a huge concept and it's actually the start of a huge people's movement. मन की बात में वास्तविक जीवन के अनुभवों और कहानियों को पीएम मोदी जिस अंदाज से साझा करते हैं उस रचनात्मक शैली को भी परिचर्चा में शामिल लोगों ने सराहा। बतौर फिल्मी हस्ती स्टोरी टेलिंग के हुनर की बारीकी पर बात करते हुए आमिर खान ने अपने अनुभव भी बताए। नारी शक्ति विषय पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन ने कहा कि पीएम जिस प्रकार जमीनी स्तर से सच्चे नायकों की प्रशंसा करते हैं वह एक अद्भुत विचार है। सिनेमा में बदलाव के सफर पर बात करते हुए रवीना टंडन ने कहा कि उन्होंने अभिनय के लिए ऐसी फिल्मों का चयन करने का प्रयास किया जो समाज से कुछ कहती हों। मैं कोशिश करती थी
कि जहाँ तक कि मैं ऐसे सब्जेक्ट्स या ऐसे पिक्चरें करूँ, स्ट्रगल होता था, एक बहुत सारी कठिनाइयाँ आती थी, क्योंकि लोग बोलते थे अरे ये सोशल मैसेज वाले फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चलते हैं, लोग कौन जाएगा देखने के लिए, ये डिप्रेसिंग पिक्चरें हैं, ये आप ऐसे क्यों पिक्चरें करती हैं। तो वो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता था। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ के मात्र हुआ, दमन हुआ, दमन हमने 2000 में की और आज हम 2023 में हैं एंड वी आर स्टिल डिस्कसिंग मैरिटल रेप। एंड हम 23 साल पहले हमने फिल्म उस सब्जेक्ट पे बनाई जहाँ के एक अवेयरनेस भी नहीं थी कि मैरिटल रेप और डोमेस्टिक वायलेंस औरतों के ऊपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जो कि घरों में दब जाता है। सिनेमा की दुनिया में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर बात करते हुए रवीना टंडन ने कहा कि टीवी और ओटीटी की दुनिया में बदलाव आ रहा है, जबकि मुख्यधारा के सिनेमा में बदलाव का सफर शुरू हो गया है। 3 बार के ग्रैमी अवार्ड विनर भारतीय म्यूजिक कंपोजर रिकी केज ने कहा कि वो शुरू से ही मन की बात के सफर का हिस्सा रही हैं। विरासत का उत्थान विषय पर सत्र में हिस्सा लेते हुए रिकी केज ने कहा कि मन की बात के साथ प्रधानमंत्री ने भारत में जन्मे लोक संगीत के स्वरूपों को मुख्य धारा में ला दिया है। In February, he spoke about these two musical instruments that are becoming more and more obscure. The Sur Singar, which is now, as Prime Minister Modi said, that Joydeep Mukherjee is breathing life into it. And the other instrument is the mandolin, which is becoming less and less popular in India. And he spoke about how U. Srinivas is breathing life into the mandolin. And it is amazing because for me it was sort of like a resurgence in my life of these two instruments, because the Sur Singar sounds a lot like the Sarod, but it has got a much deeper tone. And I decided to start using that in my music. मन की बात एट 100 राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान गणमान्य हस्तियों ने अपने अपने विचार रखे। विभिन्न थीम पर पैनल परिचर्चा सत्रों में जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में शानदार योगदान करने वाले जाने माने चेहरे शरीक हुए। इन सभी ने अपने अनुभव साझा किए। तो सिनेमा की दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। बताएंगे आपको फिल्मी जगत से जुड़ी तमाम अपडेट्स। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।